Hello students, welcome you all in today's online class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj, Rajpura, District Patiala. Students, today we are going to continue our chapter 6 Molecular Basis of Inheritance part 3. In our earlier lectures, we have studied about the structure of DNA, structure of RNA, we have studied about the search of genetic material, we studied Griffith experiment, we studied Hershey-Chase experiment, and we came to know that DNA is the genetic material which is transferred from one generation to another generation. DNA is the magic molecule. There are a lot to know more about DNA. So in our today's lecture, we will study about mode of DNA replication. Before we start the mode of replication, you must know what is replication. Replication is to make a copy of something. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दी है। आपका एक फ्रेंड जो उस दिन स्कूल में एब्सेंट था, उसको सेम क्वेश्चन पेपर चाहिए। आप क्या करोगे? क्या आप अपना क्वेश्चन पेपर उसको दे दोगे? तो फिर आप कैसे अटैम्प्ट करोगे? या आप हाफ पेज कट करके उसको दे दोगे? तो इससे उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आपका पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा। तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे कि उस क्वेश्चन पेपर की एक फ़ोटोस्टेट कॉपी करवा सकते हो, ताकि आप ज़ेरॉक्स कॉपी है जो वो अपने फ्रेंड को दे दो और ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रख लो। आपके फ्रेंड का काम भी चल जाएगा। सो इन द सेम वे, to make a copy of something, in this lecture we will say to make a copy of DNA. DNA अपनी एक कॉपी बना सकता है, उसको हम कहते हैं DNA replication. Now a question might comes in your mind, what is the need of replication? DNA replicate क्यों करता है? बेटे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करता है। कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो सबसे पहले उसका डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, ताकि वो एक कॉपी अपने डॉटर सेल को दे सके। अगर वो हाफ द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पास करेगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास करेगा, तो सेल विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. There will be a drastic change in the functioning of cell. म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। तो इसलिए डीएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी एक कॉपी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, अपनी एक कॉपी बनानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक सेल, वन सेल इज़ डिवाइडिंग इनटू 2, और नीचे आप देख रहे हो कि दिस इज़ वन क्रोमैटिड बिफोर सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिड विल डबल इट्स अमाउंट्स. ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमैटिड विल बी ट्रांसफर्ड टू द, this is the second cell, each chromatid will be transferred to the daughter cells. So that is why DNA replicate, and this synthesis, this replication occurs in the S phase of cell division. We have already studied in class 11th. Okay, now let's move to the next slide. अब मोड ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट तो होता है, हमने ये मान लिया, लेकिन उसके रेप्लिकेशन का मोड क्या है? जब वॉटसन एंड क्रिक ने, यू रिमेंबर, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर उन्होंने सुजेस्ट किया, तो उन्होंने तभी ये सुजेस्ट कर दिया था कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होते हैं एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट. ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो, दिस इज़ टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट मीन ओरिजिनल कॉपी, एंड complementary strand is synthesized on this template strand. ये जो blue वाला strand है, this is template strand, and this red strand, this is
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये मोड ऑफ रेप्लिकेशन वॉटसन एंड क्रिक ने सुजेस्ट किया, लेकिन उस टाइम और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस थे जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन की थ्योरीज जो अलग अलग साइंटिस्ट दे रहे थे। उनमें से एक थ्योरी थी कंजर्वेटिव थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या था कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, तो जो दो डॉटर डीएनए बनते हैं उनमें से एक तो बिल्कुल सेम अपनी पेरेंटल कॉपी बनेगा, अनऑल्टर्ड कॉपी, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉपी बनती है। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन ये वाला मेथड है जो ये अप्रूव नहीं हो सका। सेकंड था सेमी कंजर्वेटिव मोड एज सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रिक। इसमें क्या था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इट विल make templates and template will make its complementary strand as suggested by Watson and Crick। ये हम आगे चल के देखेंगे कि इसको सक्सेस मिली या नहीं। थर्ड इज डिस्पर्सिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। अब डिस्पर्सिव में क्या है, इसमें क्या है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होएगा और फ्रैगमेंट में ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो बनेगा। आप देख रहे हो कि ये जो दो डॉटर सेल्स में हाइब्रिड डीएनए बन रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ मेसलसन्स एंड स्टॉहल, दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को अप्रूव किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा एंड देन दे डिसाइडेड, और उस टाइम की जो साइंटिफिक जो कम्युनिटी थी उन्होंने भी इस मेथड को अप्रूव कर दिया कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट होता है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। मेसलसन्स एंड स्टॉहल ग्रू ई कोलाई। देखो बेटे, बायोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो ई कोलाई के ऊपर किए जाते हैं। ई कोलाई इज़ ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका जो डीएनए है वो स्मॉल है, इसमें म्यूटेशंस हैं जो इजीली स्टडी हो सकती हैं, इसका लाइफ साइकिल है जो सेल डिवीजन का साइकिल है वो वेरी शॉर्ट, 20 मिनट्स में ये सेल डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज़ वाई यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बायोलॉजी के वो ई कोलाई के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो मेसलसन्स एंड स्टॉहल ने ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड मीडियम में कल्चर करवाया, और अमोनियम क्लोराइड मीडियम में जो नाइट्रोजन थी उन्होंने N15 यूज़ की, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। सो आप देख रहे हो कि ये अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन है, इसमें उन्होंने ई कोलाई को कल्चर करवाया। ई कोलाई ने ग्रो करना शुरू किया। जब ई कोलाई ने ग्रो करना शुरू किया तो उन्होंने इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। आफ्टर सम टाइम ई कोलाई का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से उसकी जो डेंसिटी थी वो जानने की कोशिश की। अब बेटे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है, इस लेक्चर में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक ख़ास तरह का अपरेटस होता है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन को बहुत फास्ट रोटेट किया जाता है, और रोटेशन में उस सॉल्यूशन के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट, वो अलग अलग डेंसिटीज़ पे अपना लेयर्स पे सेट हो जाते हैं। सो मेसलसन एंड स्टॉहल ने सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ किया फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सो जब इसमें से उन्होंने डीएनए निकाला, ई कोलाई का डीएनए निकाला, इसमें उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ किया और यूवी लाइट डाल के डीएनए को जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो उनको हैवी बैंड दिखाई दिया जो कि N15 का था। हमें पता है बेटे, जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स मेन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बेसिस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और नाइट्रोजन बेसिस में नाइट्रोजन इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट।
तो उस नाइट्रोजन में N15 इनकारपोरेट हो गई। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने ये जो N15 डीएनए था, ई कोलाई कंटेनिंग N15 डीएनए, उसको उन्होंने N14 मीडियम में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा आफ्टर 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद ई कोलाई डिवाइड हो जाता है। आफ्टर 20 मिनट्स फिर वही टेक्निक उन्होंने यूज़ की, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा कि जब यूवी लाइट डाली डीएनए पे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उनको एक इंटरमीडिएट बैंड मिला जो टेस्ट ट्यूब के सेंटर में जो है फ्लोट कर रहा था। अब इंटरमीडिएट बैंड को एनालाइज किया डीएनए को, तो उसमें N15 और N14 दोनों आइसोटोप मिले। चलो आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, आफ्टर 40 मिनट्स सेकंड सेल डिवीजन, सेकंड जनरेशन जो ई कोलाई की स्टार्ट हुई। आफ्टर 40 मिनट्स जब उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को यूवी लाइट डालकर एनालाइज किया, तो उनको दो बैंड्स थे नज़र आए। एक तो था इंटरमीडिएट N14 और N15 वाला, और सेकंड था वो लाइट बैंड था N14 का, N14। सो इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए की रेप्लिकेशन है जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। हैव यू अंडरस्टूड? अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर अगेन with the help of diagrams. Okay students, let's try to understand Messelson and Stahl experiment again with the help of this diagram. So Messelson and Stahl ने क्या किया, ई कोलाई को हैवी नाइट्रोजन वाले सोल्यूशन में ग्रो करवाया जिसमें हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया गया था, और सोल्यूशन कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड। जब ई कोलाई इसमें ग्रो कर रहे थे तो उन्होंने सारी की सारी हैवी नाइट्रोजन थी वो अपने डीएनए में इनकारपोरेट कर ली, क्योंकि हमें पता है डीएनए इज़ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी हमने किया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस में नाइट्रोजन इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो वो वाला नाइट्रोजन था वो कौन सा यूज़ कर रहे थे वो, अब नाइट्रोजन 15। ये कैसे पता चला, उन्होंने क्या किया, इसका सैम्पल डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से डीएनए की जब डेंसिटी देखी तो सीजियम क्लोराइड में उनको हैवी बैंड दिखाई दिया आफ्टर पुटिंग यूवी रेस। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये आप देख रहे हो, दिस इज़ द हैवी डीएनए हैविंग N15 after growing in ammonium chloride having heavy isotope of nitrogen that is N15। क्लियर? उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस हैवी डीएनए को जिसमें N15 थी उसको लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N14 में डाल दिया। सपोज हम इसका एक ई कोलाई डाल रहे हैं इसमें बस N14 वाले मीडियम में, और आफ्टर 20 मिनट्स हमें पता है ई कोलाई डिवाइड्स, तो इसके दो सेल्स बन गए, ई कोलाई डिवीजन हो गई उसकी। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, ये जो दो सेल्स डिवाइड हुए थे इनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से डेंसिटी देखी, यूवी लाइट डाली, और सीजियम क्लोराइड में उनको जो बैंड दिखा वो इंटरमीडिएट बैंड था, वो सेंटर में था, सेंटर में फ्लोट कर रहा था टेस्ट ट्यूब के सीजियम क्लोराइड के। तो इंटरमीडिएट बैंड का मतलब क्या था बेटे, कि उसमें N14 भी थी और N15 भी थी। क्लियर? अब N14 और N15 कैसे हो गई, हम इसको चलो डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, ये जो हमारे पास N15 वाला जो डीएनए था जब ये डिवाइड होने लगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो था अपना बनाना था, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए इन्होंने कौन सी नाइट्रोजन का यूज़ करना था, कौन से मीडियम में ग्रो कर रहे थे, ये N14 में ग्रो कर रहे थे।
कौन से मीडियम थे, N14 में ग्रो कर रहे थे। तो N14 इन्होंने अपने जो न्यूक्लियोटाइड्स नए सिंथेसिस करने थे उसके लिए इन्होंने N14 का यूज़ किया। N14 का यूज़ किया तो ये कौन से बैंड बन गए, अब हाइब्रिड बन गए, एक N15 है, एक N14 है। क्लियर। तो आफ्टर 20 मिनट्स उनको क्या मिला, एक हाइब्रिड बैंड मिला। उसके और 20 मिनट्स बाद जब सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से मेसल्सन एंड स्टॉल ने क्या देखा, उनको दो बैंड्स मिले। एक बैंड तो लाइट मिला जिसमें N14 था, और एक बैंड उनको क्या मिला, इंटरमीडिएट मिला, हाइब्रिड मिला, जिसमें N14 एज वेल एज N15 था। अब हम देखते हैं ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। हम पहले कलर यूज़ करते हैं ब्लैक। ब्लैक क्या है, ब्लैक हम इधर देखें, ब्लैक कौन सा है हमारा, N15। ओके। सो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि ये N15 था, ठीक है, और दूसरा हाइब्रिड कौन सा था, रेड वाला, ये कौन सा था, N14। ये दोनों सेपरेट हो गए सेकंड जनरेशन में। जब ये सेपरेट हुए तो इन्होंने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना था। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत थी क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करने हैं, और नाइट्रोजन इनके पास कौन सी है इस टाइम, किस में ग्रो कर रही थी सेकेंड जनरेशन, N14 में ग्रो कर रही थी। तो ये क्या करेंगे, सारी की सारी नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, N14 से लेंगे ना। तो N14 के लिए तो ये इसने अपना N14 लिया, इसने भी अपना सेकंड जो था न्यूक्लियोटाइड वो इसने कौन सा लिया, N14 का लिया। तो ये कौन सा स्ट्रैंड बन गया हमारा, लाइट, और ये कौन सा बन गया हमारा, हाइब्रिड स्ट्रैंड बन गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब आप इसकी चाहे 1000 जनरेशन्स तक आप ग्रो करवाओ, लेकिन आपको प्योर N15 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रो कौन से सोल्यूशन में कर रहे हैं, N14 में कर रहे हैं। तो फिर N15 तो हमें मिलेगा ही नहीं, लेकिन उसका एक स्ट्रैंड है जो वो धीरे धीरे रहेगा और वो कम होता जाएगा। सो दिस सेमी कंजर्वेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये वाला डायग्राम आपकी बुक में है, सेम डायग्राम आप देख सकते हो। ये N15 में ई कोलाई ग्रो करवाए, ठीक है, तो आपको हैवी बैंड मिला एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद इसको N14 में ट्रांसफ़र किया तो इंटरमीडिएट बैंड मिला। आफ्टर 40 मिनट्स 2 लाइट बैंड्स एंड 2 intermediate bands which prove semi-conservative mode of DNA replication. Now, although Mendelssohn and Stahel did their experiment on E. coli, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट E. coli पे किया था, लेकिन today semi-conservative DNA replication is the universal mechanism for all the organisms on this planet Earth. Clear? एंड जब तक हमने लेक्चर दिया है तब तक मे बी सम ऑफ द सेल्स ऑफ योर बॉडी हैव रेप्लिकेटेड सेमी कंजर्वेटली. Clear? So this is all about Mendelssohn and Stahel mode of replication, semi-conservative mode of replication. Thank you.